हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 6 है और इससे पहले हम 5 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 8 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन यह किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर शुरू किया गया था? भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की या महात्मा गांधी की? तो जो स्वच्छ भारत मिशन है ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी की जयंती पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। और ये कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। ओके, तो ये स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। ठीक है, फिर अब हम बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी से बहुत सारे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, तो हम सबसे पहले महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ठीक है, तो इन्हें महात्मा किसने कहा था गांधी जी को? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। इसके अलावा महात्मा गांधी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बापू। तो बापू इन्हें किसने कहा? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। ओके, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा। फिर राष्ट्रपिता, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, तो अर्धनग्न फकीर इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। और इसके अलावा महात्मा गांधी को साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है, साबरमती का संत भी कहा जाता है। तो ये जो नाम है, तो ये महात्मा गांधी के नाम है, जैसे महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत। ठीक है, तो इन सभी नामों से महात्मा गांधी को जाना जाता है। फिर हम बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई पत्रिकाओं की। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें पत्रिकाएं। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी? तो यह चलवाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो ये कुछ पत्रिकाएं थी जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलवाई गई थी। ठीक है ना, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। ओके, फिर बात करें महात्मा गांधी जी की पुस्तकों की। ठीक है, तो इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, मेरे सपनों का भारत,
मेरे सपनों का भारत, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो ये थी महात्मा गांधी जी की पुस्तक कुछ, ठीक है ना, हिंद स्वराज, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, मेरे सपनों का भारत और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। फिर बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन की, ठीक है ना। तो आंदोलन की बात करें हम, तो इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। फिर खेड़ा सत्याग्रह। फिर उसके बाद है रॉलेट सत्याग्रह। फिर है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये आंदोलन थे जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए थे। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन। ठीक है, फिर महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। राजनैतिक गुरु, तो राजनैतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल महात्मा गांधी के बारे में। फिर अब हम बात करें भगत सिंह की। ठीक है, तो भगत सिंह यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ओके, भगत सिंह यह महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने नौजवान सभा का गठन किया था। ठीक है ना, नौजवान सभा का गठन किया था भगत सिंह ने। और इसके अलावा भगत सिंह यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे भगत सिंह। ओके, भगत सिंह इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, ठीक है, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ठीक है ना, बम फेंका था। ठीक है ना, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। चलिए फिर हम आगे करते हैं अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था। ठीक है ना, आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ठीक है, और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो ये की थी 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, फिर अब हम बात करें तो इन्होंने नारा दिया था। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने नारा दिया था
जय हिंद का नारा दिया था, जो कि आज एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। और इसके अलावा इन्होंने एक और नारा दिया था, वो था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है ना, तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद यह एक क्रांतिकारी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेना, ठीक है ना, क्रांतिकारी सेनानी थे या नेता थे। ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एसोसिएशन को पुनः गठित किया था। ठीक है ना, पुनः गठित किया था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ से है। ओके, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पुनः गठित किया था। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। चलिए तो नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण अकेडमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के प्रशिक्षण अकेडमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, लाल बहादुर शास्त्री के, जवाहरलाल नेहरू के या महात्मा गांधी के नाम पर। तो यह नाम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम बात करें यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता था। ठीक है ना, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है ना, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था और इन्हें वहाँ की औरतों ने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है ना, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, फिर हम बात करें वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ पर है, तो इनकी प्रतिमा, तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले तो इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये इसका नाम है, इसकी प्रतिमा का नाम है। ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है और ये 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये गुजरात में। इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे राम बी सुतार। ठीक है, राम बी सुतार ये इसके वास्तुकार थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन हुआ था। और किसने किया था, तो ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 31 अक्टूबर 2018 को। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री
ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ताशकंद समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ये समझौते पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? तो ये हुए थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुए थे, ठीक है। अयूब खान के बीच हुए थे। कब हुआ था ताशकंद समझौता? तो ये हुआ था 1966 में, ठीक है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। फिर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना। 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब की थी इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग? तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी आईएनसी में, ठीक है ना। आईएनसी के लाहौर अधिवेशन में 1929 में, ठीक है। आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में मैं पहले आपको आगे बता चुकी हूँ। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट है अभियान एक तारीख एक घंटा एक साथ किस अवसर से जुड़ा है? तो अभियान एक तारीख एक घंटा एक साथ यह किस अवसर से जुड़ा है? अंबेडकर जयंती, सरदार पटेल जयंती, विवेकानंद जयंती या गांधी जयंती? तो ये जुड़ा हुआ है गांधी जयंती से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अभियान एक तारीख एक घंटा एक साथ अवसर यह जुड़ा है गांधी जयंती से, जो हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है ना, गांधी जी के जन्म दिवस पर। फिर हम बात करें अंबेडकर जयंती, ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को और इसे भीम जयंती भी कहा जाता है, ठीक है ना। भीम जयंती के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, फिर सरदार पटेल जयंती, तो यह मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को यह मनाई जाती है और इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है सरदार पटेल जयंती को 31 अक्टूबर को। फिर है विवेकानंद जयंती, तो ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाई जाती है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में यह जयंती मनाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हिंदी उपन्यास तमश के लेखक कौन है? तो हिंदी उपन्यास तमश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी उपन्यास तमश के लेखक हैं भीष्म साहनी, ठीक है। फिर बात करें हम श्रीलाल शुक्ला की उपन्यास कौन सा है? तो श्रीलाल शुक्ला का उपन्यास है तो ये है राग दरबारी, ठीक है। राग दरबारी इनका उपन्यास है। यशपाल का उपन्यास तो ये है झूठा सच, यह है इनका उपन्यास है। प्रेमचंद का, तो प्रेमचंद का उपन्यास है तो ये है गोदान, ठीक है। गोदान यह प्रेमचंद्र का उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ला का राग दरबारी, भीष्म साहनी का तमश और यशपाल का झूठा सच, ओके। और प्रेमचंद का है गोदान। चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जल चक्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में महासागरों, झीलों और नदियों में मौजूद तरल जल गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल चक्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में महासागरों, झीलों और नदियों में जो मौजूद तरल जल गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण, वर्षण, गलना या संघनन? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बाष्पीकरण। राइट आंसर ऑप्शन ए, बाष्पीकरण कहा जाता है इस प्रक्रिया को, ओके। चलिए नेक्स्ट है
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? तो हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। और इसमें कितना प्रतिशत है? तो 95.17%। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम हिंदू आबादी का प्रतिशत है तो ये है मिजोरम में। ओके, मिजोरम में कितना है? तो ये है 2.75%। ओके, फिर बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक हिंदू आबादी का प्रतिशत जो है केंद्र शासित प्रदेश में तो ये है दादर और नगर हवेली में। ठीक है, दादर और नगर हवेली में कितना है? तो यहाँ पर है 93.93%। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम है लक्षद्वीप में। ठीक है, सबसे कम है लक्षद्वीप में, तो यहाँ है 2.77%। ओके, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है दादर और नगर हवेली में 93.93%, और सबसे कम लक्षद्वीप में है तो 2.77%। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 2023 में भारतीय ललिता कला अकादमी सैन डिएगो द्वारा नेतृत्व सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम गुरु डैश हैं। तो 2023 में भारतीय ललित कला अकादमी सैन डिएगो द्वारा नृत्य सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो भरतनाट्यम गुरु हैं वो हैं हेमा राज गोपालन। राइट आंसर है ऑप्शन डी हेमा राज गोपालन। ओके, भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। ओके, भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा? अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 88 में? तो किस में है ये, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 88 में, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो किस व्यक्ति को कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित किया गया है? जगन्नाथ दास, पुरंदर दास, गोपाल दास या विजय दास? तो ये किया गया है पुरंदर दास को। राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन ए है CHON, P और K बृहत पोषक तत्व है। कथन बी FeMn, NiCO और MO सूक्ष्म पोषक तत्व है। कथन सी सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें जो कथन सही है वो है A और B दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4 केवल कथन A और B। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है नीचे दो रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। ठीक है ना, तो रासायनिक समीकरण ये दिए गए हैं। ठीक है ना, यहाँ से Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, और दूसरा दिया है Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu। दोनों ही मामलों में कॉपर अपने यौगिकों के रूप में
क्यों अलग हो जाता है? तो दोनों ही मामलों में कॉपर अपने यौगिकों के रूप में अलग हो जाता है क्योंकि जिंक और लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक और लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यह दोनों ही मामलों में कॉपर अपने यौगिकों रूप से अलग हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है और यह अपने कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है? तो किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है और यह अपने कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग में अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, सांची के महान स्तूप में द्वार हैं जिन्हें तोरण के रूप में जाना जाता है जो कंपास के मुख्य बिंदुओं पर स्थित है। तो सांची के महान स्तूप में डैश द्वार हैं जिन्हें तोरण के रूप में जाना जाता है जो कंपास के मुख्य बिंदुओं पर स्थित है। तो ये स्तूप में कितने द्वार हैं? 4, 6, 2, 8। तो सांची के महान स्तूप में 4 द्वार होता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 द्वार हैं जिन्हें तोरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ठीक है ना, सांची के महान स्तूप तो यह बनवाए थे अशोक ने। ठीक है ना, अशोक ने स्तूप बनवाए थे। ठीक है, अशोक ये कौन था? तो यह मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत महाकाव्य गीता गोविंद लिखा है? तो किसने संस्कृत महाकाव्य गीता गोविंद लिखा है? कल्हण, रामचंद्र, उदयराज या जयदेव ने? तो जो संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद लिखा है तो यह लिखा है जयदेव ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, जयदेव। ठीक है, और कल्हण का जो महाकाव्य है तो ये है राजतरंगिणी। ठीक है, यह महाकाव्य है कल्हण का। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? तो मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? कुषाण, पार्थियन, बैक्टेरियन, यूनानी या शाक? तो जो मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक थे तो ये थे बैक्टेरियन यूनानी। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैक्टेरियन यूनानी। हम बात कर रहे हैं कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश संस्थापक था कुजुल कटफिशिस। ठीक है, कुजुल कटफिशिस यह था कुषाण वंश का संस्थापक। और पार्थियन, तो पार्थियन ये था अरसेस प्रथम इसके शासक थे। ठीक है ना, पार्थियन के। और शाक का था माउस। ठीक है ना, शाक वंश का संस्थापक था माउस। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2023 तक भारत में प्रमुख सार्वजनिक समुद्री बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 2023 तक भारत के प्रमुख सार्वजनिक बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12, 10, 16, 13। तो जो भारत में प्रमुख सार्वजनिक समुद्री बंदरगाहों की संख्या है तो ये है 12। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12। चलिए नेक्स्ट है, साइकिलिंग में पेलोटन क्या होता है? तो साइकिलिंग में पेलोटन क्या होता है? तो ये होता है रेस के दौरान एक साथ सवारों का एक समूह। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, साइकिलिंग में पेलोटोन ये होता है रेस के दौरान एक साथ सवारों का एक समूह। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2023 तक एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 137 अद्वितीय उत्पादों को कितने जिलों से अधिसूचित किया गया है? तो जुलाई 2023 तक
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 137 आद्वितीय उत्पादों को कितने जिलों से अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है 713 जिलों से अधिसूचित किया गया है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,598 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी 8,598 मीटर। यह हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई है, ठीक है ना। कंचनजंगा यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगणना अधिनियम अधिनियमित किया गया था और पूरे भारत में लागू किया गया था? तो किस वर्ष जनगणना अधिनियम अधिनियमित किया गया था और पूरे भारत में लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 1948 में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी 1948। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उग्र मौद्रिक नीति के रुख के मामले में रेपो दर पर सामान्य उपचार क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उग्र मौद्रिक नीति के रुख के मामले में रेपो दर पर सामान्य उपचार क्या है? तो इस पर सामान्य उपचार है बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य उपचार बढ़ाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे? तो भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे के श्रीकांत, सीके नायडू, सुनील गावस्कर या नवाब पटौदी। तो भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे, तो ये थे सीके नायडू। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस समाज सुधारक ने 100 सम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? तो दक्षिण भारत के किस समाज सुधारक ने 100 सम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? तो यह की थी ईवी रामस्वामी नायकर। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का प्रसिद्ध समर्थक थे? तो भरतनाट्यम का के प्रसिद्ध समर्थक थे, तो ये थे रुक्मणी देवी अरुणडेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुक्मणी देवी अरुणडेल ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध समर्थक थे। ओके, तो ये थी आज की हमारे क्वेश्चंस। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।